लॉगिन करते ही आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको ई फाइलिंग वाला ऑप्शन में जाना है 3rd नंबर में, और यहाँ पे 1st नंबर का ऑप्शन चूज करना है इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है 1920। आईटीआर सेलेक्ट करना है आपको आईटीआर 1, क्योंकि यहाँ पर हम सैलरीड पर्सन की आईटीआर फाइल करने वाले हैं। फाइलिंग टाइप में आपको ओरिजिनल रिवाइज सेलेक्ट करना है, एंड सबमिशन मोड में आपको यहाँ पर प्रिपेयर एंड ऑनलाइन चूज करके चलना है। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द फॉलोइंग डिटेल शैल बी प्रीफिल्ड। तो आपकी ये सारी जो भी डिटेल हैं, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जो भी पर्सनल नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल हैं, या फिर जो भी टीडीएस और टीसीएस की डिटेल हैं, ये फॉर्म 26A से आ जाएंगी। ऐसे ही आपका जो सैलरी का इनकम है, अलाउंसेस है, डिडक्शन है, ये आपका फॉर्म नंबर 24Q से यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। फॉर्म नंबर 24Q क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका टीडीएस काटने के बाद उसका टीडीएस रिटर्न फाइल करता है। तो जो टीडीएस रिटर्न फाइल करने का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 24Q कहलाता है। तो आपके एम्प्लॉयर ने आपकी पूरी जो भी सैलरी और अलाउंस और डिडक्शन की डिटेल हैं वो फॉर्म 20Q में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करी हुई होती हैं। तो वहां से ये सारा डेटा कैप्चर होकर आपके आईटीआर में ऑटोमेटिकली फिल्ड अप हो जाएगा। तो जितनी भी आपकी मैक्सिमम चीजें हैं एक सैलरीड पर्सन के लिए, आईटीआर 1 अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो वो मैक्सिमम चीजें आपकी ऑटो फिल्ड हो जाएंगी, और बैंक अकाउंट नंबर आपके जो है प्रीवियस आईटीआर से यहाँ पर फिल्ड अप हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक प्रीफिल कंसेंट देना है कि आप सारा जो डेटा है वो एक बार चेक करेंगे और उसके बाद ही अपनी करेक्ट रिटर्न फाइल करेंगे। यानी इस मैसेज का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए प्रीफिल्ड डेटा से डिफरेंट है तो उसको आपको चेंज कर लेना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस डेटा को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, और किस डेटा को आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर कुछ डेटा ऐसा होगा जिसको अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका आईटीआर जो है इनवैलिड हो जाएगा। आज की तारीख में कई सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि उनका आईटीआर इनवैलिड हो गया है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वो काम आपको यहां पर नहीं करना है, तो आई एग्री पे क्लिक करके यहां पे आप कंटिन्यू कर लीजिए। अब यहां पे आप देख सकते हैं हम आगे अपने आईटीआर 1 फॉर्म पे असेसमेंट ईयर 2019-20 पे। अब यहां पे सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है या नहीं है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन एक बार आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद सेकंड टैब है जनरल इन्फॉर्मेशन का। तो यहां पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको प्रीफिल्ड मिलेंगी। बस यहां पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है, और यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, अगर आप पेंशनर हैं तो आपको पेंशनर सिलेक्ट करना है, और अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करके चलना है। उसके बाद फील्ड अंडर सेक्शन में बाय डिफॉल्ट 139(1) ही आएगा। तो ये आपका सेकंड टैब आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जैसे ही हम थर्ड टैब पे आए तो देखिए कि आपका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहां पर फिल्ड अप है। तो ये यहां पर मैंने कुछ भी डेटा इंटर नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली यहां पर फिल्ड अप है। जैसा कि मैंने बताया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक टीडीएस रिटर्न के फॉर्म में, जिसे फॉर्म 24Q बोलते हैं, उस फॉर्म के जरिए आपके एम्प्लॉयर द्वारा गवर्नमेंट को दे दी जाती है, और वो जो रिटर्न है उस डेटा की हेल्प से वो सारा डेटा यहां पर कैप्चर होता है। तो आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी आपकी जो भी सैलरी है और जो भी आपकी डिडक्शन है, इसकी सारी डिटेल्स अब गवर्नमेंट के पास हैं। ये इन्फॉर्मेशन पहले भी गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, पर ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं था, डिजिटलाइज नहीं था। बट अब क्या हो गया है कि ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है। तो अब यहां पर जो टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी का स्कोप है वो काफी कम हो गया है। तो पहले लोग क्या करते थे, अपना रिफंड बनाने के लिए ये जो सैलरी इनकम है यहां पे दिख रही है, इसको वो लोग कम शो कर देते थे। जैसे यहां पे 20 लाख है तो वहां पे सपोज उसने 15 लाख करके अपना रिफंड बना दिया। अब ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये अपना सैलरी का डिटेल अगर 100 रुपए से भी कम किया तो आपको डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको करेक्ट आईटीआर फिर से फाइल करना पड़ेगा। तो आपको ये जो डेटा है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) इसको कभी भी नहीं छेड़ना है, इसको आपको एज इट इज रखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये सारा डेटा आप देखिए फिलअप मिलेगा। हाँ, आप देखते हैं कि फॉर्म 16 से इसे मैच करके देख लेते हैं। तो फॉर्म 16 के पार्ट बी में आपको ये डेटा मिलता है। तो ये फॉर्म 16 का पार्ट बी है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए सैलरी क्या दिख रहा है, ग्रॉस सैलरी 20,18,845, 20,18,845। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखें फॉर्म 16 में तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का दिखेगा, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी प्रोफेशनल टैक्स 2500 का दिखेगा। तो 40,000 एंड 2500, तो कुल मिला के 42,500 का आपका अंडर सेक्शन 16 ये डिडक्शन है। तो ये दोनों मिला के आ गया 42,500, यहाँ पे भी आ गया 42,500। तो ये लेस होने के बाद जो आपका इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी बचा 19,76,345,
19,76,345। तो एज इट इज आपका ये फॉर्म 16 से मैच करेगा और ये डाटा आपका ऑटोमेटिकली कैप्चर हुआ है। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट वगैरह है जिसका आपने डिडक्शन लिया हुआ है, यानी आपने एक हाउसिंग लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिडक्शन आपको लेना है, तो वो चीज आपको जरूर चेक कर लेनी है क्योंकि वो चीज यहां पर ऑटोमेटिकली कैप्चर नहीं हो रही है। तो अभी भी ये जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया है ऑटोमेटिक सिस्टम, ये फुल प्रूफ नहीं है। स्टिल 90-95% इसमें जो है एक्यूरेसी है, बट ये जो 5% का काम है ये आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर आपका है और अगर आपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट किया था, तो आपने जहां से लोन लिया है उस बैंक से आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है और वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की डिटेल अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट की होंगी, जो कि एक एम्प्लॉय को करनी होती है, तो वो आपके फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होगी। तो वो आपको अलग से यहां पर डालनी पड़ेगी। तो यहां पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है 77,469, ये आपको अलग से यहां पर एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आ गई 77,469। तो यहाँ पे देखिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, यानी आपका सैलरी का इनकम और हाउस प्रॉपर्टी का इनकम एडजस्ट होने के बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 18,98,876। तो एग्जैक्टली मैच करेगा। आपको फॉर्म 16 से इसको एग्जैक्टली मैच करवाना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने हाउसिंग लोन की डिटेल आपके एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं की हो, तो हो सकता है वो आपको यहां पर भी नहीं दिख रही हो फॉर्म 16 में। तो उस केस में, तो अगर आपका एक्चुअल में हाउसिंग लोन चल रहा है और उसका डिटेल आपने अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं किया था, तो वो फॉर्म 16 में ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो भी आप उसे फिर यहां पर डाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर है मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूं कि आपको कौन सा डेटा चेंज करना है और कौन सा डेटा चेंज नहीं करना है। उसके बाद ये ग्रॉस टोटल इनकम के बाद जो आपका डिडक्शन है, तो यहाँ पे देखिए जो डिडक्शन है 80C का, वो आपका आ रहा है 1,50,000 एज पर फॉर्म 16। तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1,50,000। तो ये डेटा भी आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठ के आ रहा है। तो सपोज अगर आपका हाउसिंग लोन यहाँ पर चल रहा है और आपका हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग अलग क्लेम करना पड़ता है, तो प्रिंसिपल जो पोर्शन होता है हाउसिंग लोन का, उसको यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो लिमिट है 1,50,000 का, ये कंप्लीटली एग्जॉस्ट है, तो यहाँ पर हम अलग से ऐड नहीं कर सकते। बट सपोज आपके केस में 80C में केवल सपोज 70,000 होता और आपका हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल 20,000 होता, तो यहाँ पे आप उसे ऐड करके लिख सकते थे। तो ये डेटा आप चेंज कर सकते हैं, बट आपके पास उसका अगर प्रॉपर प्रूफ हो तो ही आपको चेंज करना है, अदरवाइज चेंज नहीं करना है। तो ये आपका आ गया टोटल इनकम, या जिसे टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। तो अगर हम फॉर्म 16 में नीचे आ जाएं, 17,48,876, तो ये जो है 10 के मल्टीपल में चलता है। तो 10 के मल्टीपल में ये राउंड ऑफ कर देता है, तो 76 को इसने राउंड ऑफ करके 80 कर दिया। इसके बाद जो आपका टैक्स बन गया 3,37,163। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,37,164, 1-2 रुपए का डिफरेंस आएगा। और इस पे आपका जो सेस लगा 4% का 13,487। टोटल टैक्स पेबल आ गया 3,50,651। तो ये आपका जो है टैक्स बन गया और ये ऑटोमेटिकली यहां पर मैच हो गया। 1-2 रुपए का डिफरेंस यहां पे आ सकता है। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने सिर्फ ये हाउसिंग लोन की डिटेल जो कि इंटरेस्ट का मैंने क्लेम है, ये मैंने अलग से डाला है। बाकी पूरा डाटा आपका ऑटोमेटिकली फिल्डअप था और आने वाले टाइम में आपको ये भी फिल्डअप मिलेगा। तो अभी ये जो डिजिटलाइजेशन है ये 95% कंप्लीट हो गया है, तो अगले आने वाले टाइम में आपको ये 100% फिल्डअप मिलेगा। तो ये सबसे मेन पार्ट था इनकम का कैलकुलेशन, जो कि हमने मैच कर लिया आपके फॉर्म 16 से। अब एक और चीज जो कॉमन हो सकती है, एचआरए की डिटेल। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, या तो आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्लेम कर सकते हैं या फिर एचआरए क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर एचआरए अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मैंने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम किया हुआ है, राइट। तो एचआरए का अमाउंट मेरे केस में यहाँ पे 0 है, बट एचआरए मैक्सिमम केसेस में अप्लीकेबल होता है। तो सपोज आपके केस में एचआरए अप्लीकेबल है, तो फिर यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस में जाना है और यहाँ पे सेक्शन 10(13)A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेना है 10(13)A। तो अगर आपका ये अमाउंट होगा हाउस रेंट अलाउंस का, तो ये 10(13)A आपको चेक कर लेना है और जो भी आपके लिए अमाउंट अप्लीकेबल है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। तो मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट करके चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है टैक्स डिटेल का। तो यहाँ पे भी ये सारी डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिल्डअप मिलेगी। तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसका नाम और उसने कितना आपको सैलरी दिया है और कितना टीडीएस है।
तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है, टैक्स पेड और वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टैक्स टीडीएस जो पूरा है वो 3,50,650 है और मेरा अमाउंट पेएबल और रिफंड दोनों जीरो आ रहा है। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आपका अमाउंट पेएबल में कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा हो। अगर आपका अमाउंट पेएबल आ रहा है तो उसको आपको पहले पे करना पड़ेगा और उसकी चालान की डिटेल आपको आईटीआर में डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफंड भी मेरा यहाँ पर जीरो आ रहा है। इसका रीजन ये है कि मेरा जितना टैक्स बनता था मेरी इनकम पर वो बराबर मेरे एम्प्लॉयर ने उसका टीडीएस काटा था और गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो जितनी मेरी टैक्स लायबिलिटी थी उतना का उतना अमाउंट मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी से काटकर गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो अब मुझे ना तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे करना है और न ही मेरा वहां से कुछ रिफंड आना है। तो कई लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि उनका अगर टीडीएस कटा है तो वो उसको रिफंड मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली टैक्स कटा है, जितना टैक्स कटना चाहिए उतना कटा है, तो फिर वो कभी भी रिफंड नहीं होता है। और अगर आप उसको गलत तरीके से रिफंड लेने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी तक कई लोग करते आए थे, तो लास्ट ईयर तक तो वो चल जाता था क्योंकि सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक नहीं था। और अब ये सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक हो चुका है, फुल प्रूफ हो चुका है। अगर आप कुछ भी मैनिपुलेट कर अपना रिफंड बनाते हैं तो फिर उस केस में आपको 110% इनकम टैक्स से डिफेक्टिव या फिर डिमांड नोटिस आएगा इनकम टैक्स पेमेंट का। ये बात आप मान के चलिए। तो आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपकी इनकम से। तो यहाँ पे आप फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको ये वाला डेटा बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज रखना है। जो भी आपके एग्जाम्प्ट अलाउंसेस हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको एचआर बताया। अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे 8 बटन क्लिक करके आप मल्टीपल एग्जाम्प्ट अलाउंस भी सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। उसके बाद ये डेटा भी आपको नहीं छेड़ना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरेस्ट का डिटेल आपको अलग से डालना पड़ सकता है। तो आपके केस में अगर फॉर्म 16 में आ रहा है तो अच्छी बात है। फॉर्म 16 में नहीं आ रहा है, आपने अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं किया हुआ था, पर आपका एक्चुअल में हाउसिंग रेंट चल रहा है जिसका आपके पास प्रॉपर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है बैंक का, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर डेटा डाल देना है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया 80C में जो आपकी लिमिट है वो 1.5 लाख की है। तो सपोज आपकी 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई है, इसके अलावा आपका कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं किया था, जैसे सपोज LIC का प्रीमियम हो या फिर हो सकता है आपने मेडिक्लेम लिया हो और मेडिक्लेम आपने कम्युनिकेट नहीं किया है, तो वो चीज यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपका मेडिक्लेम होता और आपने अपने एम्प्लॉयर को कम्युनिकेट नहीं किया होता, बट उसका प्रूफ आपके पास है, यानी आपने मेडिक्लेम की प्रीमियम भरी है और वो आपके अकाउंट से गई हैं और उसकी आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट है, तो फिर आप यहाँ पर उसे डाल सकते हैं। तो कुल मिला के आपको सारा जेन्युइन डाटा डालना है, जो आपके केस में एप्लीकेबल है वही डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो भी बैंक डिटेल है ये ऑटोमेटिकली आपको फिल्डअप मिलेगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको रिफंड किस अकाउंट में चाहिए। तो अगर सपोज यहाँ पर रिफंड होता तो आपको रिफंड किस अकाउंट में चाहिए वो आपको यहाँ पर टिक करके बताना होता है। उसके बाद नीचे ये एक वेरिफिकेशन होता है, इसमें आपका नाम आएगा, देन फादर का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस डाल देना है जहाँ से भी आप। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, डोंट वांट टू ई वेरीफाई वाला। एक बार सेव ड्राफ्ट करना है इसे। तो ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है। नेक्स्ट ये जो 2 टैब हैं ये डोनेशंस की हैं। तो अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को डोनेट किया है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है और जिस पे आपको एग्जम्पशन मिलता है, तो आपको डोनेशन का कितना डिडक्शन मिलेगा तो आपने जिस एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया है वहीं से आपको पता चलेगा। तो मोस्टली